फ्रेंड्स, सो वेलकम टू विद्या सेतु चैनल। तो आज आपका DEET+B का फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट जो आपका 16 फैब आज है, तो आज आपका एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और बहुत अच्छे मतलब कॉल्स पे भी अच्छे अच्छे ऐसी चीज़ें सुनने को मिले कि मैम पेपर बहुत इजी गया है, सो ऑन की बहुत इजी था, सेकंड पार्ट बहुत इजी था, फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था, सब कुछ पढ़ा हुआ आया और कुछ नया नहीं आया। तो उन सब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनको पेपर इजी लगा। और पेपर उन्हीं को इजी लगता है फ्रेंड्स जो पढ़ता है, ठीक है, बिना पढ़े कुछ इजी नहीं होता है। तो अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स ये थे, मैं लाइव भी आई थी सॉरी, थोड़ा मेरा गला ख़राब है, तो अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लेना उस चीज़ को तो बच्चों के क्वेश्चन यही थे कि मैम आप हमारे साथ शेयर करिए कि कैसे क्वेश्चन थे, क्या थे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों से डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो कि किस टाइप के क्वेश्चन थे, तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ। मैंने ओवरऑल देखो यहाँ पे लिख लिया है कि क्या है कैसा है, ठीक है। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं लेकर आई हूँ आज के एग्ज़ाम के लिए। उससे आपको जिनका आगे एग्ज़ाम है और PRT शिफ्ट्स जिनकी हैं उनके लिए बहुत ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। आज जिनका हो गया उनका तो हो गया, क्योंकि उनका आई थिंक लक उतना अच्छा नहीं था कि उनका पहले दिन ही पेपर हो गया PRT का। बट ठीक है, आज का पेपर ईजी भी था, ठीक है। और लेकिन मैं इतना बोल दूँ कि पेपर इजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। आपको पता है कि अगर कुछ शिफ्ट में पेपर इजी होता है, कुछ शिफ्ट में पेपर टफ होता है, तो नॉर्मलाइजेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और DEET+B नॉर्मलाइजेशन ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत अच्छा पेपर गया है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अपना बिल्कुल काम रहिए और अपना अच्छे से बस पढ़ते रहिए, आगे और एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते रहना, ठीक है। तो अब हम बात करें कि पार्ट वन आपका कैसा रहा है। इधर उधर की बातें ना करें फालतू में, है ना, तो वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग भी स्किप करके चले जाते हो। तो पार्ट वन की अगर हम पार्ट ए की बात करें तो आपका सेम सब्जेक्ट्स इंग्लिश हिंदी, ठीक है, 20 मार्क्स का। तो अगर हम लैंग्वेज पार्ट से बात करें इंग्लिश और हिंदी से, तो आपका इसमें आपके जो ठीक आपका जो है इंग्लिश और हिंदी वो आपका बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। आपके मींस कि आपका हिंदी जो था वो इजी टू मॉडरेट था, इंग्लिश भी आपका मॉडरेट था, ठीक है। और इसमें एक मिनट में देख लेती हूँ, हाँ, हिंदी और इंग्लिश में आपका कहाँ मैंने लिखा है, एक मिनट हाँ, तो मैं ऐसे ही डिस्कस करती हूँ, मुझे याद है जो जो मेरी बच्चों से बात हुई है। तो आपका जो इंग्लिश और हिंदी है उसमें आपके 5 मार्क्स के तो पहले आपके आपके पैसेज आए हैं, ठीक है। आपके गद्यांश और पैसेज जो होते हैं, इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं, हिंदी में गद्यांश बोलते हैं, तो वो 5 मार्क्स का तो आपका वो आ गया। तो उसका आप अच्छे से तैयारी कर लेना, आपके एटलीस्ट 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। और बात रही बाकी, तो आपका वही हिंदी में पर्यायवाची, मुहावरे, आपके अपोजिट, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ठीक है, ये सब पूछे गए। 15 मुहावरे आए, ठीक है। और इंग्लिश में वही ले लो, तो आपका 2-3 मार्क्स का एंटोनियम, 2-3 मार्क्स का सिनोनियम्स, फिर आपके 5 मार्क्स के पैसेज, फिर आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अरेंजमेंट, आपका सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। आपका डिक्शनरी वाला की डिक्शनरी के उससे लगाइए, ठीक है। तो ये आपका लैंग्वेज पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी मैथ्स, रीजनिंग, ये सब आप प्रीवियस ईयर भी अगर आप अच्छे से सॉल्व करके जाते हो, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो प्रीवियस ईयर को, तो कहीं ना कहीं आप अगर वो पढ़ के गए थे तो बहुत सेम सिमिलर क्वेश्चन थे। ऐसा मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि क्वेश्चन उठा के दे दिए, लेकिन आपका पैटर्न सेम वही था। अगर ये पूछो कि कुछ नया आया है तो कुछ नया नहीं है, सेम आपके जो मैंने पार्ट्स लिखे कि जैसे आपका रीजनिंग में ओपन डाइस, डिक्शनरी, ठीक है, वेन डाइग्राम, डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन, ठीक है, फिर कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, यही आपका रिपीट हुआ है। टॉपिक कुछ नया नहीं था, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था, इजी था। तो मैं रीजनिंग को, ये बच्चे बोले कि बहुत इजी है रीजनिंग, तो आप ये लेकर चलो कि रीजनिंग बहुत इजी आई है। बोला ये जा रहा है कि जो DEET+B जो लेवल अपना सेट करता है एग्जाम के बेस पे, कि बच्चे डरे रहते हैं कि इतना टफ एग्जाम ये वो, तो इस बार DEET+B का जो लेवल है, जो उन्होंने लेवल सेट किया है, आई थिंक उससे कहीं नीचे ही देखने को मिला है, कुछ ऊपर देखने को नहीं मिला है। बट ये एक तरफ से आगे अगर एग्ज़ाम टफ आते हैं और शिफ्ट के, तो कहीं ना कहीं आज वाले बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आज जिनके 200 में से 140, 150, 160 बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कम हो जाएंगे, ठीक है। रियल ऑफिशियल आंसर की आएगी तो और कम हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा और कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। और फिर बात रही मैथ्स की, तो आपका सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे, डेसिमल, ठीक है, फिर आपका
नॉन स्क्वायर और स्क्वायर, फिर उसका टाइम और वर्क का आपका परसेंटेज, SI CI का क्वेश्चन थे, LCM HCF जो हर बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। फिर आपका पैरामीटर एंड डायामीटर में जो डिफरेंस है वो, ठीक है। तो यही आपके सेम जीके में, आपके पॉलिटी में आपके आर्टिकल पूछे गए हैं, हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। सती अबॉलिशन, सती प्रथा जो था, फिर आपका पुराना किला से क्वेश्चन आया है, फिर ज्योग्राफी में भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस से भी आपका मर्क्यूरी रेवोल्यूशन का आया है कि कितने डेज में होता है, तो 88 डेज। फिर आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है कि नोबेल प्राइज़, ठीक है, किसको मिला था, तो जैसे मेरिया रेसा को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, आपका, हाँ, अगर हम रीजनिंग और मैथ्स की बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही हम बोलेंगे, हम इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं बोलेंगे, ठीक है। सीए आपके करंट अफेयर से कुछ बच्चे बोलेंगे कि करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन थे, तो देखो फ्रेंड, जीके जीएस और करंट अफेयर में ये चलता रहता है, ठीक है। कभी आपके ज्योग्राफी, इन सबसे ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन होता है, कभी हिस्ट्री, कभी पॉलिटी, ठीक है। करंट अफेयर से इस बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे फीफा, IPL, ठीक है। तो इसमें इतना वो होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको एक वास्ट दे देते हैं कि आपको भाई जीके, करंट अफेयर ये सब पढ़ना है, वो कहीं से भी कम ज़्यादा दे सकते हैं। मे बी इस बार करंट अफेयर 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, नेक्स्ट शिफ्ट में वो कम हो, है ना, या और ज़्यादा हो, तो कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, ठीक है। आपका लैंग्वेज पार्ट भी इजी टू मॉडरेट था, हम उसको डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे। तो ओवरऑल एक आपका पार्ट ए का अगर मैं एनालिसिस करूँ तो आपका वो इजी टू मॉडरेट ही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके 150 या 150 प्लस आना चाहिए मार्क्स, तब आप कहीं ना कहीं सेफ साइड 150 प्लस ही आप सेफ साइड ज़्यादा माने जाओगे, ठीक है। अगर आपका रहा पार्ट बी का, ठीक है, तो 10 से 12 क्वेश्चन बच्चे बोल रहे हैं कि, सबसे पहले मैं यही डिस्कस करना चाहूँगी कि जिनसे भी बात हुई उन्होंने ये बोला कि एटलीस्ट 10 to 12 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। और फ्रेंड्स, ये ना हर उसमें होता है, चाहे हमने EMS का पेपर दिया हो या हाँ, EMS का हमने एग्जाम दिया, KVS में तो था ही नहीं, ठीक है। तो जो हमने EVS जो हमने EMS का एग्जाम दिया था, तो उसमें भी हम पढ़ के कुछ और गए थे और आ गया बिल्कुल अलग, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन कुछ हमारे को, अगर हमारा 100 क्वेश्चन साइकोलॉजी आ रहा है, उसमें से 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही ऑब्वियसली, और बनते भी हैं कि जो हम जिसमें कन्फ्यूजन हमें हो जाए, ठीक है। तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। आई होप आपने उनको अच्छे से टैकल कर लिया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और ठीक है, अगर वो गलत रहे होंगे या गलत होंगे तो वो सबके होंगे, और अगर उसमें ऐसा कुछ होगा कि भाई गलत आंसर दिया, कुछ हो गया, तो वो अगर मार्क्स मिलेंगे तो वो सबको ही मिलेंगे, तो उसमें उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज जो आपके क्वेश्चन हैं वो वैसे कि वैसे अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से सॉल्व किया होगा, DT+B का या KVS जो भी है, अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से किया होगा, तो आपको मैक्सिमम वहीं से ही अंडरस्टैंडिंग या वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल सेम, बट बहुत हद तक आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आप ये ध्यान रखो जिनका अब आगे एग्जाम है, कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके लाइक बिल्कुल कि हाँ इसका आंसर यही है, ठीक है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को आप बिल्कुल साइड करो, और ज़्यादा हाँ आपका अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड, कि भाई इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, अगर आप टीचर हो तो ये सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो जितना हो सके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करो, साइकोलॉजी को, बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, और जो भी आप बुक पढ़ रहे हो तो उसमें वो क्या लिखा है, क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो। और जो था, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि मैम NIOS इनफ है, तो मैं आज का पेपर को एनालिसिस करके ये बोलूँगी कि फ्रेंड्स, सिर्फ NIOS से नहीं होगा, आपको और भी जगह आपको सर्च करके पढ़ना पड़ेगा, और भी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। आप इग्नू भी पढ़ सकते, आप इग्नू की भी बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको 2-3 जगह से, आप NCERT ये वो 2-3 जगह से आप ट्राई करो और पढ़ो, सिर्फ NIOS से नहीं होगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि हमने NIOS पूरा पढ़ा लेकिन उतना उसमें से नहीं आया, मतलब आया लेकिन उतना नहीं आया। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप और भी जगह से पढ़ते रहिए, ठीक है। जिनका आज हो गया उनका हो गया, बट आगे वालों के लिए हम ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अगर जेंडर से 6-7 क्वेश्चन आपके आए, ठीक है, उसके बाद NIOS से मैंने आपको बता ही दिया कि ठीक है जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया। और जो आपका PRT का फर्स्ट पेपर हुआ है 16 Feb को, जिसका आपका शिफ्ट 3rd में आपका PRT का आज फर्स्ट पेपर लिया गया है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन तो कन्फर्म है फ्रेंड, ठीक है। आज का एग्ज़ाम जिस हिसाब से इजी था, और आगे अगर टफ आ गया या नहीं भी आया तो नॉर्मलाइजेशन तो कंफर्म है ही। तो ज़्यादा अगर आपके मार्क्स है तो इतना खुश होने की मैं ये बोलूँगी
मतलब खुश हो, ऑब्वियसली आपने मेहनत करी थी और ठीक है, आपने अपने हिसाब से सारा पढ़ा और आपका पेपर बहुत ईजी गया है ना, तो बहुत मतलब अच्छी बात है। लेकिन स्टिल नॉर्मलाइजेशन होगा तो मार्क्स कहीं ना कहीं ऊपर कम ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो लेकिन जो डेट प्लस बी ने अपना लेवल सेट करा था, मैं यही बोलूँगी कि उस हिसाब से लेवल नहीं था, ठीक है। फिर आपके एनसीएफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एनसीएफ को आप पढ़ के चले जाना, ठीक है। प्याजे से क्वेश्चन थे, कॉलबर्ग से क्वेश्चन थे। पेडागोजी देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट थी, ज़्यादा टफ नहीं थी, ठीक है। अपने PYQs को मैं यही बोलूँगी कि इस टाइम पे चाहे आपका फेब में एग्जाम है या मार्च में एग्जाम है, कुछ न्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इधर उधर हाथ मत चलाना, अपना जितना हो सके जो आपके PYQs हैं उनको अच्छे से सॉल्व करके जाना, और जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपके नोट्स हैं या आपने कहीं से बैच लिया था, उनका बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। क्योंकि कुछ नया इतना देखने को मिला नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं लगता कि आगे भी कुछ नया देखने को, आपको इतना कुछ खास नया देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो सबके साथ होगा, सिर्फ आपके साथ नहीं होगा। तो जितना आपने बैच लिया है या सेल्फ स्टडी जो भी करी है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, और PYQs मस्ट है, PYQs ज़रूर देखना, ज़रूर देखना, ठीक है। और यही बोलना चाहूँगी, और पेपर 1 मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है, ठीक है। कुछ नया नहीं है अगेन, ठीक है। आज के एग्ज़ाम में कुछ नया नहीं था देखा जाए तो, अगर है तो फिर सिर्फ 2 to 5% कुछ नया होगा, वरना कुछ नया नहीं था, ठीक है। और पार्ट 1 के लिए भी सेम PYQs अच्छे से सॉल्व करो, कोई चेंजेस नहीं थे, सेम वही सारे टॉपिक्स थे, ठीक है। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे साइकोलॉजी में, तो आप वो कोशिश करना कि आप सिचुएशंस पे वो करके सिचुएशन समझ के किसी क्वेश्चन को आप पढ़ो या करो, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा यही है आपके साथ कि इंग्लिश में वोकैब ये सब, हिंदी में भी आप मुहावरे सब अच्छे से पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स, यही आज के पेपर का आप मेरा एनालिसिस है, जो मुझे बच्चों ने बताया या जो मेरे साथ वालों ने मुझे बताया। तो मैंने तो एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि मैं PRT के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मेरा B.Ed है, लेकिन मैं TGT और PGT का एग्ज़ाम दूंगी आगे, वो तो अभी उसका कुछ एज रिलैक्सेशन का हुआ नहीं है, तो वो देखा जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि जितने भी एग्ज़ाम होंगे मैं आपको एज अ गाइडर या गाइड करके आपको मैं ये बता सकती हूँ कि एग्ज़ाम्स कैसे गए हैं, क्योंकि मैं भले एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं या जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनसे मेरी बात हो रही है, तो मैं उनके साथ टच में हूँ और मैं आपको सही गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो, फ्रेंड्स, बस इतना ही बोलना था। आगे वाले बच्चे जिनका और आगे एग्ज़ाम है, तो देखो अपना तैयारी अच्छे से करना, ठीक है। पार्ट B का जिसने पूछा था, मैंने बता दिया है कि इतना कुछ नया नहीं था, क्योंकि मेनली सबको ऑब्वियसली 100 मार्क्स का है, तो उसी की टेंशन है, तो कुछ न्यू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो पूछ रहे थे कि मैम टॉपिक्स बता दो क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं कल तक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगी पार्ट B के लिए, जिनको सिर्फ साइकोलॉजी का देखना है, ठीक है। तो उनके लिए भी कल तक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। प्याजे कॉलबर्ग जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो अच्छे से पढ़ लेना, साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और सब्जेक्ट, और मैं ये बता दूं कि सब्जेक्ट वाइज आपके अगर 100 मार्क्स का था, तो सिर्फ आपका इंग्लिश, हिंदी या सब्जेक्ट पेडागोजी जो थी, वो कहीं ना कहीं 25 to 30 मार्क्स की देखी गई है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब्जेक्ट पेडागोजी भी ज़रूर अपना पढ़ लेना। जो पूछ रहे थे उनको मैं बता दूं कि 25 to 30 मार्क्स का आपका पेडागोजी पूछा गया है सब्जेक्ट वाइज, तो उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ऐसे ही और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फ्रॉम विद्या सेतु ऐप चैनल की तरफ से आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो के लिए, और मिलते हैं ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।